प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवसेवक मिश्र आज फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ्लड मैकेनिक्स में किसी भी लिक्विड के बारे में वो किस तरीके से फ्लो करता है, वो किस तरीके से किसी भी पाइप में फ्लो करने के लिए उसमें रेनॉल्ड्स नंबर्स कितने होने चाहिए, या वो किसी भी फ्लो में प्रवाहित हो रहा है तो उसका अचानक फ्लो कैसे बदल जाता है। कुछ इस तरीके से कुछ नई नई घटनाओं के बारे में जो फ्लूइड से रिलेटेड होंगी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि फिजिक्स को ढूंढने की बजाय, समझने की बजाय उसे हम अपने आसपास ही देखें। फ्लूइड के बारे में अगर चर्चा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी द्रव से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जल पीते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते, तो उसमें हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखी, उसमें हमने ऐसी कौन कौन सी घटनाएं देखी कि जो फिजिक्स में हमको पढ़नी पड़ रही हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें हमारे सामने ही होती हैं, बस केवल हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लें कि वो किस तरीके से हो रही हैं तो समझिएगा कि फिजिक्स हमारे लिए आसान है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लें अच्छी तरीके से कि फ्लूइड यानी कि कोई भी द्रव हो या कोई भी गैस हो, वो लेयर के रूप में प्रवाहित होती है, यानी कि परतों के रूप में प्रवाहित होती है। और वो सभी परतें जैसे कि किसी भी सरफेस पे हम कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हम फैला दें, गिरा दें, तब हम ये देखते हैं कि वो इस सरफेस से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। प्रैक्टिकली आपने ये देखा होगा, जैसे सपोज कर लें कि कोई नहर या नदी में पानी बह रहा है, तो नहर की जो बाउंड्री है, जो दीवार है आसपास की, वहाँ पे पानी का जो वेग होगा वो हमको कम दिखाई देता है और बीच में उसका वेग ज़्यादा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी सरफेस पे लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, तो जो उस सरफेस से स्पर्श करती हुई उस लिक्विड की लेयर होगी, उस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो लगभग ना के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य होती है। और जैसे जैसे हम उस सरफेस के ऊपर हम ऊपरी लेयर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ठीक उस लेयर यानी कि उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी कि सबसे ऊपर जो लेयर होगी उस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी उससे कम, उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम। इसी तरीके से जो सरफेस से स्पर्श करते हुए हमारी लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। सबसे कम यानी कि न्यूनतम वो जीरो भी हो सकती है। ठीक उसी तरीके से हमारे इस वायुमंडल में गैसें भी प्रवाहित होती हैं। तो स्पर्श करते हुए अगर किसी भी सरफेस से द्रव हमारा बहता हुआ जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी वेलोसिटी जो टच कर रही है उससे कम होगी। अब जरा हम ये देखते हैं कि जो ऊपरी लेयर है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि दैनिक जीवन में हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक जैसे जॉर्ज स्टोक्स हुए, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें ऐसा मिला कि जो ऊपरी लेयर है वो निचली लेयर की वेलोसिटी को यानी कि उसके वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है। या हम ये कह दें कि जो निचली लेयर है वो अपने ठीक ऊपरी लेयर के वेग को कम करने का प्रयास करती है। एक हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो निचली लेयर है वो ऊपरी लेयर में एक रिएक्टेंस यानी कि प्रतिरोध की तरह से काम कर रही है, कि उसकी वेलोसिटी को कम करने का प्रयास कर रही है। तो जिस तरीके से सॉलिड स्टेट में किसी भी सरफेस पे अगर हम कोई ब्लॉक रख दें और उस ब्लॉक को हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो हमें देखते हैं कि इस ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है और इस सरफेस की जो लेयर है, इन दोनों सरफेसेस के बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है पीछे की ओर, और
फोर्स की डायरेक्शन हमारी उस वेलोसिटी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है, इस फोर्स को यानी जो स्पर्श रेखीय जो बल है इसे हम कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें लेयर हमारी आगे की ओर बढ़ रही है, जो निचली लेयर के वेलोसिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, या हम ये कहें कि निचली लेयर अपने ठीक ऊपरी लेयर की वेलोसिटी को कम करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी अगर हमारी इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों परतों के बीच एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यह भी एक प्रकार का स्पर्श रेखीय बल है। बस फर्क इतना है कि सॉलिड स्टेट में उस स्पर्श रेखीय बल को घर्षण बल कह दिया गया, और यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में यानी कि द्रव स्थितिकी में इन दोनों परतों के बीच या जो भी परतें होंगी या सभी परतों के बीच जो भी स्पर्श रेखीय बल कार्य कर रहा है उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स, यानी कि श्यान बल। देखिए, इन श्यान बल, घर्षण बल, काम दोनों का एक ही है। ये सॉलिड स्टेट में उस ब्लॉक के वेलोसिटी के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई कर रहा है जो उस ब्लॉक और उस सरफेस के बीच की सतह पे लग रहा है। ऐसे यहाँ पर इनकी परतों के बीच लग रहा है। दोनों का काम एक ही है। अब जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरीके से भी कहते हैं कि वह बल जो किसी भी द्रव की परतों के बीच उन परतों के मध्य आपेक्षिक वेग का विरोध करता है, उसे हम श्यान बल कहते हैं। और द्रव के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, श्यानता कहते हैं। ये श्यानता फ्लूइड के लिए यानी कि किसी भी द्रव के लिए, गैस के लिए एक गुण है। अब इस श्यानता से अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम अपने दैनिक जीवन की भाषा में अगर इसको देखें कि सराउंडिंग फ्लूइड अगर हमारा देखा जाए क्या है तो वो एयर है, और इस एयर की बजाय हम अगर वाटर ले लें, जल ले लें, तो अपने आप को अगर उसके भीतर हम मूव कराने की कोशिश करें तो एयर है हमारे आसपास तो हम आसानी से मूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर जल भर दिया जाए, उसमें हमें चलने के लिए कहा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि एयर और वाटर की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि कोई भी एक ऐसा लिक्विड ले लें जिसकी डेंसिटी जल से ज़्यादा हो, तो डेंसिटी अगर जल से उसकी ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जल में चलना आसान होगा, और जिसकी जल से डेंसिटी ज़्यादा है उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो श्यानता समझ लीजिएगा कि ठीक उसी तरीके का ही एक गुण है उस फ्लूइड के लिए कि जो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि परतों के बीच किसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस महसूस हो रहा है और किसमें सबसे कम महसूस हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे कोई सरफेस लें और उस सरफेस पे 1 लीटर पानी हम फैला दें तो हम देख रहे हैं कि वो पानी फैलते हुए इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। उसने मैक्सिमम 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब क्या करते हैं कि उतनी ही मात्रा का कोई एक दूसरा लिक्विड ले लें और उसको हम यहाँ पर फैलाएं, तब हम देखते हैं लेकिन इस लिक्विड की डेंसिटी इस जल से ज़्यादा होनी चाहिए। तब हम देखते हैं कि ये भी फ्लो करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर हमारा जल 1 मीटर तक आगे बढ़ता हुआ गया है तो वहाँ पर ये कुछ उससे कम ही डिस्टेंस तक यानी कि 1 मीटर तक गया है, तो इससे सपोज कर लेंगे कि 1/2 मीटर तक ही वो डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि अगर फ्लूइड हमारा लेयर्स के रूप में ही फ्लो करता है तो यहाँ पर परतों के बीच जो स्पर्श रेखीय बल लग रहा है, जो उस परत के आपेक्षिक वेग के ठीक अपोजिट में है, ठीक उसका विरोध कर रहा है, वो कम लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं
तो जो इन दोनों इसके परतों के बीच जो रिएक्टेंस है, जो स्पर्श रेखीय बल कार्य कर रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से ये आगे की ओर बहुत कम डिस्टेंस तक फैल पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें श्यान बल सबसे ज़्यादा लग रहा है और इसमें श्यान बल सबसे कम लग रहा है। और जिसमें श्यान बल सबसे कम लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी श्यानता भी कम है, उसकी श्यानता कम है। और जिसमें रिएक्टेंस यानी कि स्पर्श रेखीय बल, जिसको हमने कहा कि वो श्यान बल है, वो श्यान बल ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि उसकी श्यानता सबसे ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बात सामने निकल करके आई कि जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बात करें कि दो लिक्विड ले लिए गए, जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होगी और जो तनु होगा उसकी श्यानता सबसे कम होगी। बात समझ में आई? तो ऐसे आप कोई भी दो लिक्विड लेंगे और पहचान लेंगे कि किसकी श्यानता सबसे कम है और किसकी श्यानता सबसे ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं अपने जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें और कौन कौन सी घटनाएं होंगी, क्या होता है, ज़रा समझें। अब जैसे अगर ये देखा जाए कि किसी भी लिक्विड को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है वो नियत रहता है। कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में अगर हम ऐसे कहें कि द्रव को अगर दबाया जाए, उसको कंप्रेस किया जाए, तब हम ये देखते हैं कि उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन हो रहा है, बाई चांस थोड़ा बहुत हल्का परिवर्तन हो रहा है, तो वो एक आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड नहीं माना जाता है। इसीलिए आइडियल लिक्विड हमारा वही होता है कि जिसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है। उसको दबाने पर उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो असंपीड्य होना चाहिए। उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं या आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं। दूसरी बात आपने अभी क्या देखी कि आइडियल फ्लूइड और आइडियल लिक्विड हमारा वही होता है कि जिसको अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो उसमें कोई भी रिएक्टेंस ना हो, यानी कि उसमें कोई भी स्पर्श रेखीय बल उसके वेग के जस्ट अपोजिट ना लग रहा हो, यानी कि उसमें श्यान बल बिल्कुल शून्य हो। तो श्यान बल अगर शून्य होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी श्यानता जीरो है। तो दो बातें सामने निकल करके ये आई कि जो आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल लिक्विड होता है, वो असंपीड्य होता है, यानी कि उसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आयतन में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो आयतन विकृति भी उसकी शून्य रहती है। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक आपने पढ़ा है, तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और आयतन विकृति यहां पर क्या है? जीरो है। इसका मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो एक नंबर में पूछा जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारा यहां से आइडियल फ्लूइड से निकल करके बाहर आता है कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नंबर 1, वो असंपीड्य रहता है, यानी कि उसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब उसकी आयतन विकृति जीरो होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन करके आता है कि जब आयतन विकृति उसकी जीरो है तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक उसका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये सारी बातें आप नोट कर रहे हैं ना। अब दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मैंने भी बताया कि आइडियल लिक्विड के लिए श्यान बल हमारा शून्य होना चाहिए, यानी कि उसकी श्यानता जीरो होनी चाहिए। कि मैंने कोई भी लिक्विड लिया, उसको किसी भी सरफेस पे अगर मैंने फैला दिया तो वो फाइनाइट डिस्टेंस तक बहता हुआ, यानी कि प्रवाहित होता हुआ जा रहा है। उसकी लेयर्स के बीच में कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि विस्कस फोर्स हमारा यानी कि श्यान बल जीरो है, यानी कि उसकी श्यानता शून्य है। तो आइडियल फ्लूइड असंपीड्य और अश्यान होना चाहिए या उसकी श्यानता शून्य होनी चाहिए। दो बातें। अच्छा भाई, अब जरा ये देखें, क्या आपने कभी ये देखा है कि द्रव अगर बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है,
तो कभी आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सीधी सरल रेखा में इस तरीके से प्रवाहित होता जा रहा है। और दूसरी कंडीशन आपने ये देखा होगा कि वो इस तरीके से प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन वो कई सारे रास्ते ढूंढ ले रहा है। इस तरीके से वो सीधी सरल रेखा में प्रवाहित ना होकर के वो इस तरीके से कई सारे रास्ते अपना लेता है। जनरली तौर पर आपने ये देखा होगा कि जैसे सपोज कर लें कि कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, वहाँ से अगर हम थोड़ा सा रास्ता बना लें पानी निकलने का, तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा में वो पानी बहता हुआ आ रहा है। अगर देखिए अब वहाँ पर क्योंकि बहुत पतला रास्ता मैंने कर रखा है, बहुत पतला रास्ता कर रखा है, इसका मतलब वहाँ की एरिया उस रास्ते की सबसे कम है, और एरिया हमारी सबसे कम है तो उसकी वेलोसिटी भी हमारी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा होगी, तो वो इस हिसाब से बिल्कुल सीधे प्रवाहित होता हुआ चला जाता है। अगर हम ये देखें कि अगर उसकी वेलोसिटी कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए या उसको इतना रास्ता दे दिया जाए कि वो जिगजैग की मोशन में आ जाए, यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर प्रवाहित होने लगे, तो दो प्रवाह वहाँ पर ये देखे गए हैं। पहला प्रवाह हमारा धारा रेखीय प्रवाह, जिसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, और दूसरा हमारा रहता है विक्षुब्ध प्रवाह, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो, और ये हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। द्रव हमारा दो प्रकार से बहता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई भी घर पे नल लगा हुआ है और उस नल को आप खोलते हैं, तो बहुत धीरे से अगर उसको खोला जाए तो हम देखते हैं कि पानी हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा में। अगर उसको हम थोड़ा ज़्यादा खोल दें तो क्या वो पानी हमारा इस तरीके से फ्लो होने लगता है? बस ठीक समझे आप, यही दो प्रवाह इसके हैं, एक सीधी सरल रेखा में और दूसरा विक्षुब्ध यानी कि टर्बुलेंट यानी कि जिगजैग के मोशन में वो इधर उधर फैलता है। अब ये दोनों चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? तो जॉर्ज स्टोक्स ने एक रेनॉल्ड्स नंबर के रूप में एक वैल्यू दी, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि वो नंबर कितना होना चाहिए कि जिससे हमारा प्रवाह स्ट्रीमलाइन रहे, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यानी कि वो नंबर हमारा कितना रहे कि जिसमें हमारा प्रवाह यानी कि फ्लो हमारा टर्बुलेंट रहे। इस पे चर्चा करते हैं। मैकेनिक्स में अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग लाइन में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। गेटेड टॉपिक है रेनॉल्ड नंबर, इसको समझना तभी अच्छा लगेगा जब हम उस चीज़ को फील करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पाइप है और उस पाइप में द्रव प्रवाहित कर रहा है, जिसका वेग v है, उस द्रव का वेग v है। क्या ये बताइए कि इसमें द्रव जो प्रवाहित हो रहा है, क्या उस पाइप के भीतर सभी बिंदु पर उस द्रव का वेग v होगा क्या? नहीं होगा। अभी मैंने ठीक पहले बताया कि जो टच में रहेगा, यानी कि जो इसके कह सकते हैं कि पाइप की जो वाल्स हैं, सराउंडिंग वाल्स, जिसके भीतर पानी बह रहा है, तो जहाँ जहाँ पे वो पाइप को टच कर रहा होगा वहाँ की लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी, यानी कि ना के बराबर, जीरो भी हो सकती है। और जैसे जैसे हम उससे दूर होते जाएंगे उस परत की वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। अगर पाइप के भीतर मैक्सिमम वेलोसिटी हम देखें कहाँ पर है, तो एक्सियल पोजीशन अगर उसकी ली जाए तो दोनों के सेंटर ऑफ
मास को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा जहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उस पाइप के सरफेस से, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाइप के भीतर जब हम फ्लूइड की वेलोसिटी लेंगे तो वो वेलोसिटी हमारी एक एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी v0 है, क्योंकि वेलोसिटी हम नहीं ले रहे हैं, वेलोसिटी तो क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू चेंज हो रही है ना, हर जगह बदल रही है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी मैंने ले ली। और इसका डायमीटर d है और इसमें जो भी फ्लूइड या लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है। हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में, यानी कि बिल्कुल सीधी सरल रेखा में द्रव यहां पर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो द्रव प्रवाहित होगा उसके द्वारा पाइप पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वो अप्लाई नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या देखी, अगर पाइप में जल हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, जो जिगजैग मोशन में कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है या विक्षुब्ध प्रवाह है, टर्बुलेंट फ्लो है उसका, तब हम देखते हैं कि पानी उसके सरफेस को इस तरीके से टच करता हुआ या घूमता फिरता हुआ टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में आता हुआ इस तरीके से आगे की ओर फ्लो कर रहा है। क्या उस कंडीशन में आप ये बताइए कि अगर वो टर्बुलेंट फ्लो में है तो क्या वाटर के या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या इसके सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, क्या उससे टकराएंगे क्या? अगर उसका प्रवाह इतना तेज हो तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो पाइप हमारी फट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो उस कंडीशन में इंजीनियरिंग लाइन में ये ध्यान रखा जाता है कि उस कौन सी पाइप है, उसका डायमीटर कितना है, उस पाइप में हम कितना वेलोसिटी फ्लूइड की दे सकते हैं, वो वेलोसिटी हमारी सीधे सीधे तौर पे डिपेंड करेगी किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे। जो जॉर्ज स्टोक्स ने एक फार्मूला दिया, कहा कि रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करेगा उसकी ठीक वेलोसिटी पे, जो उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी पे। तो फार्मूला हमारा RE जो है वो रेनॉल्ड नंबर का सिंबल है, यानी RE इजकल टू V रो D अपॉन ईटा। RE इजकल टू V रो D अपॉन ईटा, जहाँ पर V0 की अगर चर्चा करें तो V0 हमारा औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी है, और रो घनत्व किसका, जो उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी है, और D हमारा डायमीटर है किसका, उस पाइप का, यानी कि व्यास, और ईटा जो है हमारा वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक, जिसके बारे में चर्चा मैंने भी की थी कि श्यानता क्या है। श्यानता एक गुण है द्रव का। ये गुणांक क्या चीज़ है? श्यानता गुणांक जिस तरीके से किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसी तरीके से कंडक्टेंस हमारा, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हीट हमारी फ्लो कर रही है तो उसके लिए भी ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक उसी तरीके से इस फ्लूइड के लिए कितना श्यान है, कितना नहीं श्यान है, कम है कि ज़्यादा है, तो उसी बेसिस पे है। इस पर भी चर्चा की जाएगी, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर में आपने क्या देखा, ये फार्मूला का डेरिवेशन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जॉर्ज स्टोक्स ने केवल इतना बताया कि RE इजकल टू V0
रो डी अपॉन ईटा, जहाँ पर वी नॉट हमारा एवरेज वेलोसिटी है उस पाइप की। यहाँ पे वी नॉट की अगर बात कही जाए, क्या इस पाइप में अगर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, जिसमें उसका फ्लो इन मोशन हमारा एक स्ट्रीम लाइन है, सीधी सरल रेखा में फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेढ़ा मेढ़ा यानी कि जिगजैग मोशन में है, जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो कह रहे हैं, क्या ऐसी भी कंडीशन आती होगी कि जब वाटर हमारा स्ट्रीम लाइन में यानी कि सीधी सरल रेखा में फ्लो कर रहा होता है और उसकी वेलोसिटी हम इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें, इतनी बढ़ा दें कि वो टर्बुलेंट हो जाए, यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के फ्लो करने लगे, तो क्या ऐसी कंडीशन हमारी आ सकती है क्या? ठीक अभी जैसे मैंने नल एक बना करके बताया था कि अगर उस नल को आप बहुत धीरे से खोलेंगे तो उसमें से निकलने वाला जो फ्लूइड होगा वो बहुत धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा लाइन में होगा। अगर हम उसको थोड़ा तेज खोल देते हैं तो इस तरीके से, यानी कि वो टर्बुलेंट हो जा रहा है, जिगजैग की मोशन में आ रहा है। अगर हम उस नल को इस तरीके से इतना खोलें कि धीरे से मैंने इसको खोला तो पता चला कि पानी धीरे 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 बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है। थोड़ा और, अब भी मैंने देखा कि वो इसी तरीके से, थोड़ा और, फिर मैंने देखा कि अभी भी उसका जो फ्लोइंग फॉर्मेट है वो भी स्ट्रीम लाइन में ही है। हम ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करते हैं थोड़ा और खोल देते हैं तो हमारा फ्लूइड हमारा टर्बुलेंट होने लगता है। यानी कि एक कंडीशन हमको यहां पर इतनी मिली कि उस फ्लूइड का अधिकतम वेग उतना रखा जाए कि जिसमें वो टर्बुलेंट ना होने पाए। वो वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि क्रांतिक वेग। तो सीधी सीधी सी परिभाषा हमारी ये निकल करके आ रही है बाहर कि किसी भी द्रव को दिया गया वह अधिकतम वेग जिसमें द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध ना होने पाए, या विक्षुब्ध होने से ठीक पहले का जो वेग होगा उस फ्लूइड का, वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगा, यानी क्रांतिक वेग कहलाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर जॉर्ज स्टोक्स ने यह भी बताया कि उस क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हम इस फार्मूले से पा सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V, यहाँ से V बार इजकल टू आर ई ईटा अपॉन रो डी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रही है जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ईटा हमारा उस लिक्विड के लिए, उस फ्लूइड के लिए कॉफिशिएंट है, श्यानता गुणांक है जो एक कांस्टेंट है, इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेनॉल्ड्स नंबर के। उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ये भी उस फ्लूइड के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। तो ईटा और रो को अगर आप कांस्टेंट कर लेते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी सीधे सीधे तौर पे डिपेंड कर रही है किस पे? आर ई, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर पे और उस पाइप के डायमीटर पे। बात समझ में आई? अगर हमारा डायमीटर जितना ही बढ़ता जाएगा तो डायमीटर के बढ़ने से हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और डायमीटर हमारा जितना ही कम होगा क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर पाइप हमारा बहुत पतला है तो पाइप, सपोज कर लें कि इतना ही पतला पाइप है और उसमें से फ्लूइड हमारा फ्लो करता हुआ आ रहा है, तो वो बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाकर के इस तरीके से गिरता है। अगर यही पाइप थोड़ा मोटा कर लिया जाए, उसका डायमीटर हम थोड़ा बढ़ा लें, तो हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रीम लाइन ना हो करके वो टर्बुलेंट हो जाता है, वो वहीं पर ही गिर जाता है टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में आकर के। तो सीधी सीधी सी बात है
कि क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी रेनॉल्ड्स नंबर पे और उस पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करती है। जैसा कि जॉर्ज स्टोक्स ने बताया कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 1000 से कम है तो उसका प्रवाह यानी कि द्रव का जो प्रवाह होगा वो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा। और अगर RE की वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो उसका प्रवाह टर्बुलेंट होगा। ये दोनों चीज़ें कई बार पूछी भी गई हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनमें साइंटिस्ट की बातों को सुनना और समझना पड़ता है और उन्हें तैयार करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से आप रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में समझेंगे और नोट भी करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उन्हें आप नोट करते रहिएगा। यही एक एक नंबर के क्वेश्चन कई बार इनमें से उठते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब ज़रा हम ये देखें कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो सरफेस से टच करते हुए हमारी लेयर होगी फ्लूइड की, वो वेलोसिटी उसकी बहुत कम यानी कि शून्य रहती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसकी वेलोसिटी, लेयर्स की वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाती है। अच्छा भाई, तो ये सरफेस है, इससे टच करने वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी लगभग 0 होगी और जो सबसे ऊपर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपने क्या देखा कि अगर फ्लूइड हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि उस वेलोसिटी के डायरेक्शन अगर x एक्सिस पे है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस पे हम ये देख रहे हैं कि उसके जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे उसकी वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। तो सपोज कर लें कि यहाँ से z डिस्टेंस पे एक AB लेयर है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है और उसके ठीक ऊपरी लेयर जहाँ उसकी डिस्टेंस इस सरफेस से z प्लस dz मान लें क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है वो, तो वहाँ उसकी वेलोसिटी इससे कुछ ज़्यादा ही होगी, मान लें वो प्लस dv है। तो कितना चेंज हो रहा है हम ये देखें कि पर यूनिट लेंथ पे उसमें कितनी चेंजिंग आ रही है, उसकी रेट फाइंड की जाए, उसकी दर देखी जाए कि अगर प्रवाह हो रहा है तो उसके अभिलंबवत उसकी दर क्या है, उसके द्रव के वेग का उसका रेट क्या है। तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो दर मिलेगी वो वेग परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ये जो रेशियो हमको मिलेगा वो रेशियो कहलाता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, आपने क्या देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी थी v और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। तो इस v में से आप इतना लेस करिए तो वही तो हमको चेंजिंग मिलेगी, कितना परिवर्तन हुआ। तो v माइनस v प्लस dv अपान दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है हमारी z प्लस dz और यहाँ तक है z,
तो इनमें जो चेंजिंग हो रही है वो dz के इक्विवेलेंट है, यानी कि z प्लस dz में से हम z को लेस कर दें तो क्या मिलता है, v माइनस डी वी अपान z प्लस डी जेड माइनस जेड, जेड जेड कैंसिल, यहाँ v कैंसिल। तो वेग प्रवणता का फार्मूला हमको मिला, वेग प्रवणता इजकल टू माइनस डी वी अपान डी जेड, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत जो भी उसके वेग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वेग प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, आप इतना तैयार करिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा वेग प्रवणता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और स्टोक्स जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, स्टोक्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। धन्यवाद।